क्या आप एक ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जो दुनिया के नक्शे पर इतना नया है कि आपकी उम्र शायद उससे ज्यादा हो? एक ऐसा रहस्यमयी कोना जहां समंदर के नीचे मछलियों का मेला लगा है और जमीन पर पहाड़ों की चोटियां बादलों से बातें करती हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्वी तिमोर की, एशिया का वो छुपा हुआ रत्न जिसने सदियों तक पुर्तगाली हुकूमत को सहा, दशकों तक इंडोनेशियाई फौजों का मुकाबला किया, लेकिन कभी अपनी मुस्कुराहट नहीं खोई। ये वो जगह है जहाँ जेब में तो अमेरिकी डॉलर चलते हैं, लेकिन दिल में आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं की धड़कन बसती है। ये देश उन लोगों के लिए नहीं है जो चमक धमक वाली मॉल की दुनिया चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो रफ एंड टफ रास्तों, अनछुए द्वीपों और एक ऐसी कौम की कहानी जानना चाहते हैं जिसने मौत के मुंह से निकलकर अपनी आजादी को गले लगाया है। चलिए खोलते हैं पूर्वी तिमोर की यादों का वो संदूक जिसमें इतिहास का संघर्ष भी है और भविष्य की चमक भी। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं पूर्वी तिमोर की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। पूर्वी तिमोर, जिसे हम तिमोर लेस्ते के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा चमकता सितारा है जो संघर्ष और साहस की मिसाल है। अगर हम इसके भूगोल और बुनियादी आंकड़ों की बात करें तो ये देश लगभग 15,007 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी आबादी लगभग 14 लाख है, जो इस छोटे से द्वीप राष्ट्र को एक जीवंत ऊर्जा देती है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी करीब 95 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो इसे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं बल्कि एक संतुलित बसावट वाला देश बनाती है। इसकी सीमाओं की बात करें तो ये जमीन पर केवल इंडोनेशिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि इसके दक्षिण में विशाल तिमोर सागर और ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इस खूबसूरत देश की धड़कन इसकी राजधानी दिल्ली है, जो न केवल यहाँ का सबसे बड़ा शहर है बल्कि व्यापार और राजनीति का मुख्य केंद्र भी है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पहाड़ों की ऊंचाई और समंदर की गहराई मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करती है। पूर्वी तिमोर का इतिहास सदियों पुराने विदेशी शासन और अपनी मिट्टी की आजादी के लिए किए गए एक बहुत लंबे और दर्दनाक संघर्ष की दास्तान है, जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी, जब पुर्तगाली व्यापारियों ने चंदन की लकड़ी के व्यापार के लालच में इस द्वीप पर पहली बार अपने कदम रखे थे। देखते ही देखते ये छोटा सा क्षेत्र पुर्तगाल का एक महत्वपूर्ण उपनिवेशक बन गया और लगभग 400 सालों तक पुर्तगाली हुकूमत के अधीन रहा, जिसके कारण यहाँ की सामाजिक संरचना, परंपराओं और धर्म पर गहरा यूरोपीय प्रभाव पड़ा, जो आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साल 1974 में जब पुर्तगाल में राजनीतिक तख्ता पलट हुआ और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो उन्होंने अपनी सभी कॉलोनियों को आजाद करने का फैसला किया। लेकिन पूर्वी तिमोर के लिए आजादी की ये राह इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही 1975 के अंत में पुर्तगालियों ने इस जमीन को छोड़ा, वैसे ही पड़ोसी देश इंडोनेशिया ने अपनी सेनाएं भेजकर इस पूरी तरह कब्जा कर लिया और इसे अपना 27वां प्रांत घोषित कर दिया। इसके बाद के करीब 24 साल यहाँ के इतिहास के सबसे काले और चुनौतीपूर्ण अध्याय माने जाते हैं, क्योंकि इंडोनेशियाई शासन के दौरान स्थानीय लोगों के अधिकारों का बुरी तरह दमन किया गया और अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस खूनी संघर्ष और अन्याय के बावजूद यहाँ के लोगों का जज्बा कभी कम नहीं हुआ और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के जरिए अपना विरोध जारी रखा। 90 के दशक के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव इंडोनेशिया पर बढ़ता गया और अंततः 1999 में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में यहाँ एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें यहाँ की जनता ने बहुत भारी बहुमत से पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 20 मई 2002 को पूर्वी तिमोर दुनिया के नक्शे पर आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। इस ऐतिहासिक संघर्ष और बदलाव ने पूर्वी तिमोर के सामाजिक ताने बाने को एक अनोखी शक्ल दी, जिसमें यहाँ के लोगों का स्वभाव बेहद धैर्यवान और मिलनसार नजर आता है। यहाँ के समाज में धर्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे पुर्तगाली शासन और बाद के संघर्षों के दौरान कैथोलिक चर्च ने लोगों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। यही कारण है कि आज यहाँ की लगभग 97% आबादी रोमन कैथोलिक धर्म का पालन करती है, जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया के दो प्रमुख ईसाई बहुल देशों में से एक बनाता है। भाषा के स्तर पर यहाँ अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। जहाँ स्थानीय तेतुम भाषा लोगों के दिलों को जोड़ती है, तो वहीं पुर्तगाली भाषा को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, जो इनके औपनिवेशिक इतिहास की याद दिलाती है। इनके अलावा युवा पीढ़ी के बीच अंग्रेजी और इंडोनेशियाई भाषा भी काफी प्रचलित है। यहाँ की संस्कृति में स्वदेशी तिमोरी परंपराओं और पुर्तगाली प्रभावों का एक सुंदर मिश्रण मिलता है, जो इनके लोक नृत्यों, संगीत और खास तौर पर उनके पारंपरिक कपड़ों में साफ झलकता है। पूर्वी तिमोर की यही सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक आस्था यहाँ के त्योहारों में अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देती है, जहाँ ईसाई परंपराओं और स्वदेशी रीति रिवाजों का एक अनूठा संगम मिलता है। यहाँ का सबसे प्रमुख और बड़ा त्योहार ईस्टर और क्रिसमस है, जिसे पूरा देश अत्यंत भक्ति
और उल्लास के साथ मनाता है। इन अवसरों पर चर्चों को खूबसूरती से सजाया जाता है और परिवार के सभी सदस्य सामूहिक प्रार्थनाओं और दावतों में शामिल होते हैं। धार्मिक त्योहारों के अलावा यहाँ के राष्ट्रीय पर्व लोगों के भीतर देशभक्ति का जज्बा भर देते हैं। 20 मई को मनाया जाने वाला स्वतंत्रता बहाली दिवस और 28 नवंबर को मनाया जाने वाला स्वतंत्रता घोषणा दिवस यहाँ के इतिहास की सबसे बड़ी पहचान है। इन उत्सवों के दौरान परोसे जाने वाले पारंपरिक व्यंजन और लोगों की गर्मजोशी ये बताती है कि चुनौतियों के बाद भी इस देश ने अपनी खुशियाँ और भाईचारा संभाल कर रखा है। पूर्वी तिमोर की धरती पर कुछ ऐसी अनोखी और अजीबोगरीब बातें हैं जो इसे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग और रहस्यमयी बनाती है। यहाँ के सबसे खास आकर्षणों में से एक है नेनो कोनिन संताना नेशनल पार्क। यहाँ की गुफाओं में हजारों साल पुरानी ऐसी पेंटिंग्स मिली है जो दुनिया में कहीं और नहीं देखी गई। इसके अलावा यहाँ का समुद्री पानी इतना साफ और जैव विविधता से भरपूर है कि वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे समृद्ध अंडर वाटर हॉटस्पॉट मानते हैं। एक अजीब बात ये भी है कि इस छोटे से द्वीप पर सांपों की ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो केवल यहीं के जंगलों तक सीमित है। यहाँ की एक पुरानी परंपरा जिसे लुलिक कहा जाता है बेहद दिलचस्प है। इसके तहत कुछ घरों, पेड़ों और चट्टानों को पवित्र या जादुई माना जाता है और वहाँ जाने के लिए सख्त सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है। कानून और व्यवस्था की बात करें तो यहाँ का मॉनेटरी सिस्टम काफी अजीब है क्योंकि ये देश अपने खुद की कोई कागजी मुद्रा नहीं छापता और पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है, लेकिन सिक्के ये अपने खुद के इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी विवादों को सुलझाने के लिए ताराबंदू जैसे प्राचीन पारंपरिक कानूनों का सहारा लिया जाता है जो इंसानों के साथ साथ जानवरों और प्रकृति के व्यवहार को भी नियंत्रित करते हैं। पूर्वी तिमोर की इन अनोखी बातों और परंपराओं के बीच यहाँ की पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशन का हाल भी काफी दिलचस्प है। सच तो ये है कि आजादी के बाद इस देश ने अपनी शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। संघर्ष के दिनों में यहाँ स्कूल और कॉलेज नाम मात्र के बचे थे, लेकिन आज यहाँ की साक्षरता दर 70% तक पहुँच गई जो इस छोटे से देश के लिए एक बड़ी कामयाबी है। यहाँ की सरकार अब पुरानी किताबी बातों के बजाय मॉडर्न एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही है ताकि यहाँ के बच्चे भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सके। अगर यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ तिमोर लेस्टे यहाँ का सबसे बड़ा और मशहूर अड्डा है। इसके अलावा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये टेक्निकल पढ़ाई के लिए काफी नाम कमा रहा है। यहाँ की क्लास में आपको एक मजेदार बात देखने को मिलेगी कि बच्चे अपनी लोकल भाषा तेतुम के साथ साथ पुर्तगाली और अंग्रेजी भी सीख रहे हैं। भले ही अभी गाँव में थोड़ी संसाधनों की कमी है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स की आंखों में चमक और कुछ कर गुजरने का जज्बा देखकर लगता है कि ये देश जल्द ही पढ़ाई के मामले में भी सबको चौंका देगा। पढ़ाई लिखाई और तरक्की की इस नई सोच का सीधा असर यहाँ की जेब यानी अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। अगर पूर्वी तिमोर की कमाई की बात करें तो इसकी कहानी काफी हद तक इसके समंदर के नीचे छिपे खजाने से जुड़ी है। यहाँ की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस से आता है। असल में ये देश अपने पेट्रोलियम फंड के दम पर चलता है जिसमें अरबों डॉलर जमा है और इसी पैसे से देश के स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ के लोग सिर्फ तेल के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हैं। यहाँ की खेती, खासकर कि यहाँ की ऑर्गेनिक कॉफी पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। पर्यटन यानी टूरिज्म भी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है क्योंकि यहाँ के साफ समंदर और खूबसूरत पहाड़ सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। हालांकि यहाँ की इकोनॉमी के सामने कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना और बेरोजगारी। कुल मिलाकर कहें तो पूर्वी तिमोर की अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ वो अपनी पुरानी गरीबी को पीछे छोड़कर एक मॉडर्न और अमीर देश बनने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। कमाई धमाई और बिजनेस की बातों के बाद अब बात करते हैं यहाँ के असली स्वाद की, क्योंकि पूर्वी तिमोर के खाने में जो रस है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों की थाली का सबसे मुख्य हिस्सा है बाबू, जो चावल से बनता है, लेकिन यहाँ की सबसे मशहूर डिश है इकान साबुको, जिसमें मछली को इमली और मसालों में मैरिनेट करके ग्रिल किया जाता है। यहाँ के खाने में आपको पुर्तगाली और एशियाई स्वाद का एक जबरदस्त कॉम्बो मिलेगा, जैसे कि बटार डान, जो मकई, फलियों और कद्दू से बनी एक गाढ़ी ग्रेवी होती है। मांसाहार के शौकीनों के लिए यहाँ का कटुपा और सुअर का मांस भी काफी लोकप्रिय है। और हाँ, यहाँ की ऑर्गेनिक कॉफी के बिना तो हर भोजन अधूरा ही है। यहाँ के लोग खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि साथ बैठकर खुशियाँ बांटने का मौका मानते हैं। अगर आप कभी यहाँ गए तो यहाँ के स्थानीय बाजारों में मिलने वाले ताजे फलों और स्ट्रीट फूड का चटपटा अंदाज आपको अपना दीवाना बना देगा। खाने पीने के चटकारे लेने के बाद अब थोड़ा घूम फिर लिया जाए, क्योंकि पूर्वी तिमोर में घूमने की ऐसी शानदार जगह है कि आपकी आंखों को यकीन ही नहीं होगा। अगर आप एडवेंचर और शांति की शौकीन हैं तो यहाँ का अताउरो द्वीप आपके लिए जन्नत से कम नहीं। कहते हैं कि यहाँ के समंदर के नीचे जितनी मछलियाँ और कोरल की प्रजातियां हैं उतनी पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। राजधानी दिल्ली में ही क्रिस्टो रे
की विशाल मूर्ति है जहाँ पहुँचने के लिए आपको करीब 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुँचने के बाद जो समंदर का नजारा दिखता है वो आपकी सारी थकान मिटा देगा। अगर आपको ठंडी हवाएं और पहाड़ पसंद है तो आपको माओ बेसी जरूर जाना चाहिए। वहीं जैको द्वीप एक ऐसी जगह है जिसे यहाँ के लोग पवित्र मानते हैं। यहाँ रात को रुकना मना है, लेकिन इसकी सफेद रेत और नीला पानी देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्मी सीन में आ गए हो। कुल मिलाकर पूर्वी तिमोर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो भीड़ भाड़ से दूर कुदरत के असली रंग देखना चाहते हैं। पूर्वी तिमोर जाना अब काफी आसान हो गया है। भारतीयों समेत कई देशों के लिए यहाँ वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है जो लगभग $30 में मिल जाती है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शहरों में माइक्रोलेट सबसे सस्ती और मजेदार सवारी है, जबकि दूर जाने के लिए टैक्सी या रेंटल बाइक बेस्ट है। तो दोस्तों, ये था पूर्वी तिमोर का वो अनसुना और जादुई सफर जिसने अपने संघर्ष और खूबसूरती से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उम्मीद है आपको इस नन्हे से देश की ये जबरदस्त जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी इन नीले समंदरों और ऊंचे पहाड़ों की गोद में खोना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही और रोमांचक कहानियों और दुनिया के अनछुए कोनों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक और शानदार सफरनामे में। तब तक के लिए धन्यवाद।